क्यों अब तक किसी जज को नहीं मिली भ्रष्टाचार की सजा? जज और करप्शन का नाता इतना गहरा क्यों? कब कब उजागर हुआ जजों का भ्रष्टाचार? जस्टिस यशवंत वर्मा के वे बड़े केस कौन कौन से थे जिसमें उन्होंने फैसला सुनाया था? भ्रष्टाचार की सजा सिर्फ तबादला, क्या ये ठीक है? क्यों न्यायपालिका से उठता जा रहा है जनता का भरोसा? क्या राजनीति से प्रेरित है जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला? इससे पहले कब कब बदनाम हुए जस्टिस वर्मा? और आखिरी सवाल, क्या वाकई निर्दोष हैं जस्टिस वर्मा? हाल के दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। उनके सरकारी बंगले में 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना के बाद जली हुई नकदी के बोरे मिलने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन रूप से कार्रवाई करते हुए उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापसी का फैसला लिया और एक जांच शुरू की। लेकिन ये मामला सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, ये भारतीय न्यायपालिका की साख, भ्रष्टाचार के आरोपों और जनता के भरोसे पर गहरा सवाल उठाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। चलिए इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। 14 मार्च 2025 होली का दिन जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित तुगलक रोड बंगले में देर रात आग लग गई। उस वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के दौरान फायर कर्मियों को स्टोर रूम में जूट के बोरों में भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसमें से कुछ जल चुकी थी। पुलिस ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और ये खबर तेजी से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये राशि करोड़ों में हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस घटना ने तुरंत सनसनी फैला दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले को गंभीरता से लिया। 20 मार्च को कोलेजियम की बैठक में सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने का फैसला लिया गया। लेकिन कुछ सदस्यों ने माना कि केवल तबादला पर्याप्त नहीं, इससे न्यायपालिका की छवि को नुकसान हो सकता है। इसके बाद सीजीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय से रिपोर्ट मांगी और 22 मार्च को 3 जजों की एक जांच समिति गठन की, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। साथ ही जस्टिस वर्मा से तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य छीन लिया गया। वहीं जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है और नकदी उनकी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि आग लगने के बाद उनके परिवार को नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सवाल उठता है कि अगर ये उनकी नकदी नहीं थी तो वहां कैसे पहुंची? क्या ये किसी और की साजिश थी, जैसे कि वर्मा दावा कर रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अब इन सवालों का जवाब जांच पर निर्भर करता है। वैसे भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल नया नहीं है। जजों के पास अपार शक्ति होती है, लेकिन उनकी निगरानी का तंत्र कमजोर माना जाता है। 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CGI की मंजूरी चाहिए होती है। इसके अलावा इन हाउस इंक्वायरी प्रतिक्रिया गोपनीय होती है और शायद ही कभी सजा तक पहुंच पाती होगी। इतिहास में 1991 में जस्टिस V रामास्वामी और 2011 में जस्टिस सुमित्रा सेन जैसे मामले सामने आए, लेकिन दोनों ही सजा से बच गए। ये सिस्टम जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। V रामास्वामी 1971 में मद्रास हाई कोर्ट के स्थानीय न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1987 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। पंजाब ट्रांसफर के उनके 3 साल भी नहीं हुए थे कि 1990 में
कई मीडिया आउटलेट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास पर उनके दिखावटी खर्च के बारे में रिपोर्ट कर दी। इसके बाद 1991 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और अनुरोध किया कि मुख्य न्यायाधीश उन्हें कोई और कानूनी काम ना सौंपे। वहीं बीजेपी और वामपंथी पार्टियां तब संसद में प्रस्ताव भी लेकर आईं और तत्कालीन स्पीकर रवि राय ने प्रस्ताव स्वीकार कर एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने जस्टिस वी रामास्वामी पर लगे 14 में से 11 आरोपों को सही पाया। उसके बाद 1993 में संसद में इस मामले पर निष्कासन प्रस्ताव आया, लेकिन बहुमत के अभाव में संसद में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निर्णय को बरकरार रखा और जस्टिस वी रामास्वामी बच गए। वहीं साल 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन मामले में भी कुछ खास नहीं हुआ था। बाद में उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कई दशकों से ये होता आया है कि जज पॉलिटिक्स की ओर बढ़ जाते हैं। अभी हमने आपको जस्टिस वी रामास्वामी के बारे में बताया। इन्होंने 1999 के लोकसभा चुनावों में AIADMK की टिकट पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी के पिता विजय बहुगुणा भी 1995 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर बाद में सांसद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले गुमानमल लोढ़ा राजस्थान की पाली लोकसभा सीट से 3 बार भाजपा सांसद चुने गए। राम मंदिर जैसे मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को बाद में राज्यसभा सांसद बना दिया गया। DD ठाकुर, बहरुल इस्लाम, MC छागला जैसे तमाम नाम हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के जज का पद छोड़कर अपनी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम लिया था। ऐसे में जज रहते हुए उनके द्वारा किए गए फैसलों पर टिप्पणी ना ही की जाए तो बेहतर होगा। वापस आते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा पर। इनका जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom और रीवा यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। 1992 में वकालत शुरू करने के बाद वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में संवैधानिक, श्रम और कॉर्पोरेट मामलों के विशेषज्ञ बने। 2014 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में आए। उनके कुछ चर्चित फैसलों में सिंभावली शुगर मिल फ्रॉड केस भी है, जिसकी जांच का आदेश उन्होंने दिया था, और दिल्ली प्रदूषण मामले में सख्त टिप्पणियां शामिल हैं। हालांकि 2018 में CBI ने उन्हें संभावली शुगर मिल फ्रॉड केस में आरोपी बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में खारिज कर दिया। इसके अलावा जस्टिस वर्मा के कई ऐसे फैसले रहे जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया था। आपको डॉक्टर कफिल खान याद होंगे। अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण 60 बच्चों की मौत हो गई थी। मामले में डॉक्टर खान पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगा था और उन्हें 7 महीने तक हिरासत में रहना पड़ा था। तब साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने डॉक्टर कफिल खान को जमानत दी थी। जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने ED की शक्तियों पर टिप्पणी की थी। तब जस्टिस वर्मा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि ED मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी दूसरे अपराध की जांच नहीं कर सकती है। जांच एजेंसी खुद से ये नहीं मान सकती कि कोई अपराध किया गया है। इसके अलावा नवंबर 2022 में दिल्ली आबकारी नीति मामले की मीडिया रिपोर्टिंग मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए उन्होंने कथित गलत रिपोर्टिंग के लिए कुछ न्यूज चैनलों से जवाब मांगा था। वहीं जुलाई 2024 में जस्टिस वर्मा ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी थी।
इन दिशा निर्देशों में कहा गया था कि रेस्टोरेंट और होटल को बिल पर अपने ढंग से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ना चाहिए और किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाना चाहिए। अब यही जस्टिस वर्मा बहुत बड़े विवाद में फंस चुके हैं। जस्टिस वर्मा के तबादले के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने इसे कचरे का डिब्बा बनाना कहकर विरोध किया और कहा कि ये कोर्ट पहले से ही जजों की कमी से जूझ रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या तबादला वाकई सजा है या सिर्फ मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस घटना ने न्यायपालिका पर जनता के भरोसे को और कमजोर किया है। पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई ना होना और कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना इसके प्रमुख कारण है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर जज ही भ्रष्ट होंगे तो न्याय कौन देगा। ये मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, जहां कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से लाने की बात छेड़ी। लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जस्टिस वर्मा वाकई दोषी हैं या ये साजिश का हिस्सा है। अगर नकदी उनकी नहीं थी तो ये वहां कैसे पहुंची। नकदी के बारे में जस्टिस वर्मा के परिवार को जानकारी क्यों नहीं दी गई। जहां ये घटना घटित हुई उस घटना स्थल को 11 दिनों बाद क्यों सील किया गया। क्या ये कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ने की साजिश है या फिर जजों और सरकार का पुराना प्यार फिर से उजागर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जांच क्या निष्कर्ष निकलेगी। क्या वर्मा को इस्तीफा देना पड़ेगा या संसद में महाभियोग की नौबत आएगी। ये सवाल अभी भी सवाल ही हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कॉलेजियम की ओर से जब भी किसी वकील को प्रमोट करके जज बनाया जाता है तो उन्हें वही जज बनाया जाता है जहां वो पहले से वकील के रूप में काम कर रहे होते हैं। कुछ मामलों को छोड़ दे तो ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी। मंगलवार को हुई बैठक में अधिवक्ता अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को हाईकोर्ट में जज बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अमिताभ कुमार राय लखनऊ के निवासी हैं और लंबे समय से विधि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वहीं राजीव लोचन शुक्ला जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनका परिवार न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। उनके दादा एमएन शुक्ला भी न्यायाधीश रह चुके हैं। ऐसे में जब स्थानीय वकीलों को प्रमोट कर उसी जगह पर जज बना दिया जाता है तो लोगों के मन में अक्सर चीजों को लेकर सस्पेंस बना रहता है। यदि उन्हें प्रमोट कर किसी दूसरी जगह पर जज के रूप में पोस्टिंग दे दी जाए तो न्यायपालिका को लेकर लोगों के दिलों दिमाग में चल रही उलझनों पर आंशिक रूप से विश्राम लग सकता है। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई है जो पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव में जूझ रहा है। जनता के भरोसे को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच और सख्त कदम जरूरी है। ये वक्त बताएगा कि क्या ये भ्रष्टाचार का मामला है या सत्ता और साजिश का खेल है। आप क्या सोचते हैं? सच क्या है और इसे कैसे उजागर किया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।